Good morning, students. We were doing chapter number 2, electric potential and capacitance. And in the previous session, we discussed about series and parallel combination of capacitors. Today, we will learn how to recognize various types of combinations in the capacitor circuits and then how to solve those circuits to find out the effective value of capacitance or to find charge or potential difference across each or all of the capacitors. So, let us just begin with it. Students, we have learned in the previous session, a series combination is a combination which looks like this, as you can see here, where the positive plate of the first capacitor is connected with the positive of the battery and the negative of the first capacitor goes to the positive of the second capacitor. Similarly, negative of the second capacitor goes to the positive plate of the third capacitor, and the last capacitor's negative plate ultimately goes and connects with the negative of the external source. So this kind of combination we had called as a series combination. So students, what was the most important criteria to determine whether the given capacitor combination is a series combination? That is, the charge through each one of them should be same. अब सब में चार्ज सेम कब होगा? अगर वो कैपेसिटर्स को हमने इस तरह से कनेक्ट किया हुआ है कि वहाँ पे देयर इज़ ओनली वन पाथ फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज. As you can see here, whatever charge will come here, that charge has to flow through this path altogether so as to ultimately reach till the source. Right, there is no other alternative path through which the charge can flow, so the charge through each one of them will be same. So this kind of combination would be considered as a series combination, and as a result, now as we know, the value of charge is equal to C into V. अगर सबके कैपेसिटेंस की वैल्यू अलग अलग है और चार्ज क्योंकि सबका सेम है ही है, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा? V सबका अलग अलग होगा, तो V विल बी इक्वल टू Q बाय C. तो जिसकी C की वैल्यू ज़्यादा होगी उसके अक्रॉस V कम होगा. इसका मतलब कि जितनी ज़्यादा कैपेसिटेंस होगी उसके अक्रॉस उतनी कम वोल्टेज जो है वो डेवलप होगी, तभी उन सब का चार्ज जो है वो सेम हो सकता है. So potential is distributed and it will be inversely proportional to their capacitance. Now another thing is, if we have all the capacitors which are given to be equal. अब स्टूडेंट्स मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन ये है कि यू आर गिवन 5 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटी से 10 पिकोफैरेड एंड दे आर कनेक्टेड इन सीरीज. तो 5 कैपेसिटर हैं, इस तरह से कनेक्टेड हैं, से ईच वन इज़ ऑफ एनी वैल्यू से 10 पिकोफैरेड, सबकी वैल्यू 10 पिकोफैरेड है. तो इनकी वैल्यू जो है जब आपने ओवरऑल कैपेसिटी इसकी निकालनी है तो उसके लिए आप इस तरह से फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो 5 कैपेसिटर्स के लिए, 1/C1 + 1/C2 1/C3 एंड सो ऑन, ऐसे 5 टर्म्स बना के. स्टूडेंट्स, इस फॉर्मूले को यूज़ करने में डिफ़िकल्टी क्या होती है कि नंबर 1 की सबसे पहले आपको यहाँ पे कैल्शियम लेना पड़ता है. एलसीएम लेके उसके बाद फाइनली सी निकालने के लिए आपको फिर से रेसिप्रोकल लेना पड़ता है. इट इज़ अ टीडियस कैलकुलेशन अगर आपके पास ज़्यादा नंबर ऑफ़ कैपेसिटर्स हों. तो ईज़ी पार्ट क्या है कि अगर वो सारे कैपेसिटर्स जो हैं वो इक्वल हैं, तो सिंपली द रूल विल बी कि जितनी एक कैपेसिटर की वैल्यू है उसको नंबर ऑफ़ कैपेसिटर्स के साथ आप डिवाइड कर दो. सो दैट विल कम आउट टू बी योर ओवरऑल कैपेसिटेंस. आप चाहे इस तरह से अप्लाई करके देख लो फॉर्मूले को, योर आंसर विल टर्न आउट टू बी सेम. तो सीधा रूल क्या है कि अगर आपके पास n आइडेंटिकल कैपेसिटर्स हैं तो ओवरऑल कैपेसिटेंस इन सीरीज़ विल बी इक्वल टू C बाय n. वहाँ पे C हर एक कैपेसिटर की कैपेसिटी है और n उनका नंबर है. फॉर एग्जांपल, वन मोर एग्जांपल आई एम गोइंग टू गिव यू. अगर मान लो 5 एंड 5 के दो कैपेसिटर्स हैं तो ओवरऑल कैपेसिटी उनकी सीरीज़ में हो जाएगी 5/2. इट इज़ एज सिंपल एज दैट. उसके बाद स्टूडेंट्स जो फोर्थ पॉइंट है फॉर 2 कैपेसिटर, स्टूडेंट्स क्या है कि जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इस फॉर्मूले को, जो रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला है, इसे यूज़ करने में ज़्यादा दिक्कत कब आती है? स्पेशली जब आपके पास एक लंबा कॉम्बिनेशन हो जहाँ पे बहुत सारे फर्दर कॉम्बिनेशंस हैं. जब भी आप सीरीज़ में इसको सॉल्व करते हो 1/C लगा के, तो आपको सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है कि आपको पहले एलसीएम लेना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा और फाइनली उसके बाद फिर से आपको उसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, तो सी की वैल्यू आएगी. तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशंस में जनरली प्रॉब्लम क्या आती है कि स्टूडेंट्स यहाँ तक एलसीएम लेने तक का काम जो है वो कर लेते हैं. एलसीएम तक तो हो जाता है सॉल्व. उसके बाद वो क्या करते हैं, बाय मिस्टेक 1/C की वैल्यू को ही एज ही लेके चलते हैं आगे, रेसिप्रोकल नहीं लेते हैं एंड में आके.
जल्दबाजी में दे फॉरगेट टू टेक द रेसिप्रोकल एंड एज अ रिजल्ट क्या हो जाता है कि उनकी फर्दर कैलकुलेशन जो है वो इनकरेक्ट हो जाती है। टू अवॉइड दैट काइंड ऑफ मिस्टेक, एक तो है कि आप बिल्कुल केयरफुली इस चीज़ कैलकुलेशन को कीजिए, और दूसरा जो ईजी मेथड है, स्पेशली अगर दो ही कैपेसिटर्स का सीरीज़ कॉम्बिनेशन आपने सॉल्व करना है, तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के बजाय यू कैन प्रेफरेबली यूज़ दिस वन, C1 C2 ओवर C1 प्लस C2। आप ये फॉर्मूला यूज़ कीजिए। दिस इज़ अ सिंगल स्टेप मेथड, इसमें एलसीएम भी नहीं लेना है और एंड में रेसिप्रोकल भी नहीं करना है। एज अ रिजल्ट इट इज़ मोर कन्वीनियंट एंड हैंडी। तो कैलकुलेशन से आपको आंसर सेम ही मिलेगा, चाहे आप 1/C1 प्लस 1/C2 करके बाद में रेसिप्रोकल लेके सॉल्व करो, या अदरवाइज ये उसी चीज़ को सिंप्लीफाई किया हुआ है, तो यू कैन डायरेक्टली रिमेंबर दिस इज C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये सेम फार्मूला रजिस्टर के पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी अप्लाई होगा, बट यू हैव टू बी केयरफुल कि ये फार्मूला सिर्फ दो कैपेसिटर्स के लिए है। अगर तीन कैपेसिटर हैं तो अपने आप से इसको जनरलाइज नहीं करना है। तीन कैपेसिटर्स के लिए भी फार्मूला होता है, लेकिन वो इतना कन्वीनियंट नहीं है, उससे यही बेटर रहेगा। उसका फार्मूला ये बन जाता है C1 C2 C3 अपॉन C1 C2 C2 C3 एंड C3 C1। ठीक है, तो ये इतना ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं है, लेकिन दो कैपेसिटर्स के लिए ये फार्मूला काफ़ी कन्वीनियंट है, तो इसको आप प्रेफरेबली यूज़ कीजिए जब भी दो कैपेसिटर्स का सीरीज़ कॉम्बिनेशन है। And the last is the effective capacitance of the series combination is less than the least of all the individual capacitors। ये हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। स्टूडेंट्स, अगर आपके पास तीन कैपेसिटर्स हैं, उनकी वैल्यूज़ हैं 2, 3 एंड 5, तो 2, 3, 5 में से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 2। तो आप ये याद रखिए कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन का फाइनल आंसर 2 से छोटा होना चाहिए। जब भी सीरीज़ कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर लगते हैं, ओवरऑल कैपेसिटी हमेशा डिक्रीज़ होती है, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ओके, नाउ कम टू दिस वन। स्टूडेंट्स, ये एक सीरीज़ कॉम्बिनेशन का न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में से मैंने लिया है, बिल्कुल ही डायरेक्ट क्वेश्चन है। See, three capacitors, each of capacitance this are connected in series. What is the total capacitance of the combination? अब स्टूडेंट्स, जो हमने ऑलरेडी लर्न किया है कि जब आपके पास n इक्वल कैपेसिटर्स हैं सीरीज़ में, तो हमें पता है जो हमारे पास इफेक्टिव कैपेसिटेंस आएगा या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा सीरीज़ कॉम्बिनेशन का, दैट विल बी इक्वल टू C डिवाइडेड बाय n। तो यहाँ पे C कितना है? 9 पिको फैरेड है, और n कितना है? 3 है। तो सिंगल स्टेप में विदाउट एनी कैलकुलेशन मैं ओरली भी निकाल सकती हूँ, माई आंसर विल टर्न आउट टू बी 3 पिको फैरेड। इसी चीज़ को अगर मैं इस तरह से सॉल्व करती, दैट वुड बी लाइक दिस। आप देखो कि आंसर सेम आएगा, दिस विल बी 9, 1 + 1 + 1 ऊपर 3 हो जाएगा, द आंसर विल बी 1/3। और उसके बाद जो 1/CS है, इसकी वैल्यू 1/3 है, तो इसका मतलब CS की वैल्यू क्या होगी? 3 पिको फैरेड। तो यू कुड सी कि यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले मुझे एलसीएम लेना पड़ा, फिर मुझे रेसिप्रोकल लेना पड़ा। n इक्वल कैपेसिटर्स हैं, आप सीधा इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो एंड यू गेट योर आंसर जस्ट विद इन अ फ्यू सेकेंड्स। उसके बाद नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू 120 वोल्ट सप्लाई? अब स्टूडेंट्स, फॉर द सिचुएशन विच इज़ सो सिंपल इन दिस क्वेश्चन, जब भी स्टूडेंट्स आपके पास कैपेसिटर्स जो हैं वो कनेक्ट होते हैं सीरीज़ में अक्रॉस सर्टेन सोर्स ऑफ वोल्टेज, तो वहाँ पे आपको क्या पता है कि वहाँ पे वोल्टेज जो है वो डिवाइड होती है, और डिवीजन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस होती है, तो जिसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा है उसके अक्रॉस कम वोल्टेज होगी। तो यहाँ पे क्योंकि सारे ही कैपेसिटर जो हैं इक्वल कैपेसिटी के हैं, तो फ्रॉम द सिचुएशन ऑफ सिमेट्री यू कैन रिकॉग्नाइज कि यहाँ पे वोल्टेज भी सबके अक्रॉस इक्वल ही होगी। इसका मतलब जो 120 वोल्ट है वो इक्वली डिवाइड होगा तीनों हिस्सों में। अगर आप बाय कैलकुलेशंस को शो करना चाहते हो, तो वोल्टेज अक्रॉस फर्स्ट कैपेसिटर विल बी इक्वल टू, स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें क्या पता है कि ये तीनों वोल्टेजेस जो हैं वो ऐड होनी है। हमें पता है V जो होता है दैट इज़ इक्वल टू Q/C। और अगर मुझे इस मेथड को यूज़ करके यहाँ पे वोल्टेज निकालनी है, तो सबसे पहले मुझे टोटल चार्ज ऑफ द सर्किट जो है वो निकालना पड़ेगा। अब हमें पता है टोटल चार्ज जो होगा दैट विल बी इक्वल टू, जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन का टोटल चार्ज है वही हर एक के ऊपर है, यही Q इसके ऊपर है, यही इसके ऊपर, यही इसके ऊपर, यही टोटल है। तो ये Q की वैल्यू जो होगी दैट विल बी इक्वल टू C इंटू वी करके हमें निकालना पड़ेगा पहले। यहाँ पे C जो है वो टोटल सीरीज़ कॉम्बिनेशन की कैपेसिटी है, इंटू V जो टोटल वोल्टेज है। तो यहाँ पे टोटल Q की वैल्यू जो आ गई, सीरीज़ कॉम्बिनेशन की कैपेसिटी हमें पता लग गई है दैट इज़ 3 पिको फैरेड, इंटू वोल्टेज जो है वो हमें दी हुई है 120।
तो दिस विल टर्न आउट टू बी 360 पिको कूलम। अब स्टूडेंट्स ये Q की वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूँ और कैपेसिटी यहाँ पे फर्स्ट कैपेसिटर की ले लूँ, तो जो पहले कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज आ जाएगी दैट विल बी इक्वल टू 360 पिको कूलम, दैट इज़ द चार्ज डिवाइडेड बाय जो कैपेसिटी है दैट इज़ 3 पिको फैरेड। तो स्टूडेंट्स ये आपको आंसर जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सॉरी यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है हमें एक सिंगल कैपेसिटर का लेना है, तो दैट विल बी इक्वल टू 9। तो जो 360 को 9 से आप डिवाइड करोगे योर आंसर विल टर्न आउट टू बी 40 वोल्ट। तो ये हर एक के अक्रॉस की वोल्टेज है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपकी चॉइस है कि आप किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हो। अगर आप कैलकुलेशन करके दिखाना चाहते हो कि हर एक की वोल्टेज कितनी है, तो पहले आपको चार्ज निकालना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप वोल्टेज निकाल सकते हो। और अगर सिचुएशन सिंपल है, जैसे कि आपको दिया हुआ है कि सारे ही कैपेसिटर इक्वल कैपेसिटी के हैं और आपको पता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन में वोल्टेज जो है वो इन्वर्स सी के रेशियो में डिवाइड होती है, तो अगर सारे कैपेसिटर इक्वल हैं तो वोल्टेज इक्वली डिवाइड होगी। तो अगर यहाँ पे आपको 120 वोल्ट दिया हुआ है तो वो 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, 40 40 40। तो वहाँ से आपको सीधा भी पता लग रहा है कि वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर विल बी इक्वल टू 40 वोल्ट। तो आप दोनों तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। ओके, नाउ कम टू द सेकंड वन, दैट इज़ अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। स्टूडेंट्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमें पता है कि किस तरह से सर्किट दिखता है कि सारे ही कैपेसिटर की जो पॉजिटिव प्लेट है वो आपस में कनेक्टेड है और उसके बाद वो कॉम्बिनेशन बैटरी के पॉजिटिव के साथ सीधा सीधा कनेक्टेड है। सेम इज़ द केस विद द नेगेटिव प्लेट्स की सारी नेगेटिव प्लेट्स जो हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं और सीधी बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्टेड हैं। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन की वजह से जो हर एक कैपेसिटर है उसके अक्रॉस वोल्टेज जो है वो इक्वल रहेगी, पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा और उतना ही होगा जितना कि यहाँ पे बैटरी की वोल्टेज है। तो पोटेंशियल इज सेम अक्रॉस ईच, लेकिन यहाँ पे क्योंकि रास्ते 3 हैं अभी आपके पास, यहाँ पे चार्ज आएगा वो आके 3 हिस्सों में डिवाइड होगा। तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज की वैल्यू अलग होगी, इसके अक्रॉस अलग होगी, इसके अक्रॉस अलग होगी। ये तीनों चार्ज की वैल्यूज़ हैं यहाँ पे वो अलग अलग होंगी, लेकिन जो टोटल मिला के तीनों का चार्ज है वो टोटल चार्ज जो होगा जो यहाँ से बैटरी से स्टार्ट हुआ है, सपोज दैट इज़ Q, तो वो Q आके यहाँ पे 3 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें पता है Q इज़ इक्वल टू सी वी होता है, V सबके लिए सेम है, इसका मतलब Q प्रोपोर्शनल टू C होगा। तो जिस कैपेसिटर की कैपेसिटी ज़्यादा होगी उसके अक्रॉस चार्ज भी ज़्यादा डेवलप होगा। तो चार्ज इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू देयर कैपेसिटीज़। तो वहाँ पिछले केस में क्या था, वोल्टेज इनवर्स प्रोपोर्शन ऑफ कैपेसिटी में डिवाइड होती थी और यहाँ पे जो चार्ज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैपेसिटेंस के। तो जितनी हायर कैपेसिटी उतना ज़्यादा चार्ज। अगर इक्वल कैपेसिटर्स हैं तो वहाँ पे सीधा फॉर्मूला होगा n इंटू सी, यानी कि अगर आपके पास पैरेलल में 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं 10 10 एंड 10, तो टोटल कैपेसिटी पैरेलल में सिंपली कितनी हो जाएगी 3 इंटू 10, दैट विल बी इक्वल टू 30। ठीक है, अदरवाइज इन जनरल फार्मूला कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसके केस में कोई शॉर्टकट्स नहीं चाहिए हमें। तो दैट इज सिंपली C1 प्लस C2 प्लस C3, 3 है तो सीधे ऐड कर दो, 4 हैं तब भी सीधे ही ऐड हो जाएंगे। इट इज़ सिंपल एडिशन। और जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी दैट विल बी लार्जर देन दी लार्जेस्ट। अगर आपके पास 3 कैपेसिटर्स हैं 2 5 एंड 6, तो फाइनल आंसर ऑब्वियसली 6 से लार्ज होगा। तो दैट हैपन्स इन द केस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब स्टूडेंट्स इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन हम देखते हैं। ये भी एनसीईआरटी में से लिया मैंने क्वेश्चन आपके लिए। 3 कैपेसिटर्स आर गिवन 2 3 एंड 4 पिको फैरेड पैरेलल में कनेक्टेड हैं। सबसे पहले आपने टोटल कैपेसिटेंस निकालनी है। हमें पता है पैरेलल कॉम्बिनेशन में इट इज़ सिंपली C1 प्लस C2 प्लस C3। तो यहाँ पे वैल्यूज़ जो हैं दैट इज़ 2 प्लस 3 प्लस 4, दिस विल टर्न आउट टू बी 9 पिको फैरेड। इट इज़ एज सिंपल। Now come to the second one, determine the charge on each capacitor if the combination is connected to the 100 volt supply। अब स्टूडेंट्स हमें क्या पता है कि सभी कैपेसिटर्स के अक्रॉस वोल्टेज उतनी ही होगी जितनी टोटल कैपेसिटेंस है, क्योंकि और कोई फर्दर ब्रांचिंग नहीं है सर्किट में। तो आपके पास टोटल वोल्टेज जो है दैट इज़ 100 वोल्ट। अब आप निकालना क्या चाहते हो, आप निकालना चाहते हो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। अब स्टूडेंट्स चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर ख्याल क्या रखना है, Q इक्वल टू सी वी ही फार्मूला यूज़ होना है। चाहे आप सारे कैपेसिटर्स का टोटल चार्ज निकालो, चाहे आप एक कैपेसिटर का निकालो, फार्मूला यही है। सिर्फ फ़र्क क्या है कि अगर आप टोटल चार्ज सर्किट का इकट्ठा निकालना चाहते हो तो कैपेसिटेंस आपने टोटल यूज़ कर लेनी है पूरे सर्किट की। अगर आप किसी एक के अक्रॉस चार्ज निकालना चाहते हो तो आपने कैपेसिटेंस की वैल्यू उसकी अकेले की यूज़ करनी है। सिमिलरली अगर दूसरे का निकालना चाहते हो
तो दूसरे की कैपेसिटेंस निकाल लो, तीसरे का निकालना चाहते हो तो सिर्फ तीसरे की कैपेसिटेंस वहाँ पे यूज़ करनी है। अब क्योंकि V हमें सबका पता है, क्योंकि पैरेलल में हमें पता है जितनी टोटल वोल्टेज है वही हर एक के अक्रॉस की वोल्टेज है। कैपेसिटेंस सबकी हमें इंडिविजुअली पता है, तो दैट विल बी 2, पहले की कैपेसिटेंस 2 है इनटू 100, दैट विल बी 200 पिको कूलम। सिमिलरली दूसरे के लिए इट इज़ 3 इंटू 100, 300 पिको कूलम। सिमिलरली चौथे के लिए 4 इंटू 100, 400 पिको कूलम। एंड सिमिलरली अगर आपने टोटल चार्ज यहाँ पे निकालना होता तो आप यहाँ से ये वाला फार्मूला यूज़ कर सकते थे, या आप ये इंडिविजुअल चार्जेस जो हैं इन सब की वैल्यूज़ को ऐड कर दो, तो वहाँ से आपको टोटल चार्ज जो है सर्किट का वो भी पता लग जाएगा अगर वो क्वेश्चन आपको पूछा होता। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो नाउ वी हैव रिकॉग्नाइज की सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस को हमने जो डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं उनको कैसे सॉल्व करना है। नाउ वी विल सी सम मोर कॉम्बिनेशंस ऑफ द कैपेसिटर्स एंड वी विल सी हाउ डू वी सॉल्व देम। अब स्टूडेंट्स देखिए, ये भी एनसीईआरटी में से ही क्वेश्चन है। अ नेटवर्क ऑफ 4 कैपेसिटर्स इज कनेक्टेड टू 500 वोल्ट एज शोन, डिटर्मिन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क एंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कॉम्बिनेशन में आपको क्या दिखाया हुआ है, ये कोई 2 पॉइंट्स हैं जिनके अक्रॉस बैटरी कनेक्टेड है। स्टूडेंट्स, अगर आपको कहीं पे भी क्वेश्चन में ये लिखा हो कि ये 2 पॉइंट्स के अक्रॉस वोल्टेज आप निकालो, तो वो 2 पॉइंट्स का मतलब क्या होता है कि जो सोर्स ऑफ वोल्टेज है वो उन 2 पॉइंट्स के अक्रॉस लगा हुआ है, यानी कि इनमें से एक पॉइंट जो है वो एक हायर पोटेंशियल पे है, पॉजिटिव पे है, और दूसरा पॉइंट जो है वो लोअर पोटेंशियल पे है, और यहाँ पे जो वोल्टेज का डिफरेंस आपको बताया हुआ है दैट इज़ गिवन टू बी 500 वोल्ट। आज स्टूडेंट्स कैसे रिकॉग्नाइज करें कि इनमें से कौन से कैपेसिटर सीरीज में हैं और कौन से पैरेलल में हैं, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने क्या ख्याल रखना है। स्टूडेंट्स देखिए कि अगर मान लो कि यहाँ पे आके सर्किट में कोई ब्रांचिंग होती है 2 पार्ट्स में या 3 पार्ट्स में व्हाटएवर, और उसके बाद वो ब्रांचिंग में फर्दर कुछ भी किसी तरह की फर्दर सब ब्रांचिंग है, और उसके बाद इस पार्ट में भी कोई सब ब्रांचिंग है, और उसके बाद किसी और पॉइंट पे आके ये सारे ब्रांचेस फिर से मिल जाते हैं, तो जो ब्रांचिंग यहाँ पे डिवीजन हुई थी वही आके वापस यहाँ पे कंबाइन हुई है, मान लो बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। तो इसका मतलब है ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में ये जो पहली आर्म है, इस आर्म के बीच में फर्दर जितनी भी ब्रांचिंग है वो सारी मिला के, और नीचे वाली जो आर्म है इस आर्म में जितनी भी फर्दर सब ब्रांचिंग है उसको पूरी को सॉल्व करके, तो ये दोनों आर्म्स जो हैं, आई कॉल दिस एज लेग 1 एंड कॉल दिस वन एज लेग 2, तो ये 2 लेग्स जो हैं इस सर्किट की, ये दोनों लेग्स जो हैं दीज विल बी इन पैरेलल विद ईच अदर। तो कैसे रिकॉग्नाइज करना है कि अगर एक पॉइंट पे आके इसकी डिवीजन हुई है और उसके बाद किसी दूसरे पॉइंट पे आके ये पूरी पूरी ब्रांचेस की फर्दर एडिशन हुई है, तो इसके बीच में ये दोनों लेग्स जो हैं इनके बीच में का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या होगा, वो पैरेलल होगा, क्योंकि जितना चार्ज यहाँ पे डिवाइड हुआ था उतना दोबारा आके कंबाइन हुआ है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ से नीचे से डिवीजन शुरू हुई है, यहाँ पे एक कैपेसिटर है, एक कैपेसिटर यहाँ पे है, एक कैपेसिटर यहाँ पे है, और एक कैपेसिटर जो है वो यहाँ पे है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या हुआ, इस पॉइंट पे आके डिवीजन हुई है 2 हिस्सों में। मान लो कि यहाँ पे जो चार्ज मूव कर गया, यहाँ पे टोटल चार्ज था मान लो Q, उसमें से एक हिस्सा Q1 जो है वो इस डायरेक्शन में चला गया है, और दूसरा हिस्सा Q2 जो है वो इस डायरेक्शन में चला गया है। तो Q2 चार्ज जो है वो इस कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर है, वही Q2 यहाँ पे गया तो इस कैपेसिटर की प्लेट्स पे भी Q2 ही है, और यही Q2 इधर गया है तो इसके अक्रॉस भी Q2 ही है, और ये Q2 अभी यहाँ तक पहुँच गया है इस पॉइंट तक, और यहाँ पे यही Q1 यहाँ से आ रहा था, तो यहाँ पे ये Q1 प्लस Q2 दोबारा से कंबाइन हो गए हैं, और यहाँ पे फिर से कितना चला गया है बाहर के सर्किट में Q। तो हमें क्या नज़र आ रहा है यहाँ पे कि ये जो ब्रांच है यहाँ पे हमारे पास ये C1, C2 और C3, इन सब के अक्रॉस जो चार्ज था वो सेम था। इसका मतलब ये तीनों कैपेसिटर क्या हो गए, सीरीज़ में हो गए। और उसके बाद क्या हुआ, ये जो चौथा कैपेसिटर है इसके इस पॉइंट के ऊपर आके 2 ब्रांचेस में चार्ज की डिवीजन हुई थी, और इस पॉइंट पे आके ये दोनों चार्जेस की वैल्यू रिकम्बाइन हुई है, यानी कि ये 2 पॉइंट्स जो हैं इनके बीच में जितनी भी ब्रांचेस कनेक्टेड हैं वो सारी आपस में क्या हैं, पैरेलल में हैं। तो यहाँ पे एक ब्रांच ये है और दूसरी ब्रांच ये है, तो ये दोनों ब्रांचेस आपस में पैरेलल में होंगी। तो इन तीनों का मिला के सीरीज कॉम्बिनेशन में जो भी आंसर आएगा वो इस चौथे के साथ पैरेलल में सॉल्व होगा। तो हमें यहाँ पे जो सारे कैपेसिटर्स दिए हुए हैं उनकी वैल्यूज़ दी हुई हैं C1, C2, C3, और इसकी दी हुई है C4।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो सारे कैपेसिटर्स हैं वो आपको दिए हुए हैं 10 माइक्रोफैरड के। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले 10, 10 और 10 ये तीन जो हैं दे आर इन सीरीज़, और हमें पता है कि टोटल कैपेसिटेंस जो सीरीज़ में आएगी दैट विल बी इक्वल टू जो इंडिविजुअल है डिवाइडेड बाय n। तो एक की कितनी है, 10 डिवाइडेड बाय 3 है तो 3, तो ये आ जाएगा आपके पास माइक्रोफैरड में। और उसके बाद जो फाइनल पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा वो क्या होगा, जो चौथा कैपेसिटर है प्लस जो ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन सॉल्व हुआ है, और चौथा कितना है दैट इज़ 10 प्लस 10/3। इस पूरे को आप सॉल्व कर लोगे तो दैट विल बी द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इस तरह से आपके पास इंडिविजुअल वैल्यू जो टोटल वैल्यू है कैपेसिटेंस की वो आपको पता लग जाएगी किस तरह से निकलेगी। सेकेंड पार्ट आपको पूछा हुआ है व्हाट इज़ द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। अब चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर किस तरह से निकलेगा, जैसे हमने वहाँ पे मान लिया था कि मान लो कि जो इधर चार्ज जा रहा है से दैट इज़ Q1 और जो इधर चार्ज जा रहा है से दैट इज़ Q2। अब स्टूडेंट्स हमें क्या पता है कि जो पॉइंट्स A एंड B हैं इनके अक्रॉस वोल्टेज जो है वो आपको दी हुई है 500। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो कैपेसिटर है नीचे वाला C4 इसके अक्रॉस सीधी सीधी वोल्टेज आपको नज़र आ गई दैट इज़ 500 वोल्ट। और ये जो तीन कैपेसिटर हैं ये तीनों के अक्रॉस मिला के टोटल वोल्टेज जो है वो 500 वोल्ट है। लेकिन ये तीन क्योंकि सीरीज़ में हैं तो इनके बीच में वोल्टेज की डिवीज़न हुई है। इसका मतलब है कि अब क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन सिंपल है और तीनों कैपेसिटर जो हैं वो इक्वल वैल्यू के हैं तो इन तीनों के अक्रॉस जो वोल्टेज होगी वो इक्वली डिवाइड होगी, और वो कितनी होगी, टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय 3। यानी कि इन तीनों की जो वोल्टेज है अक्रॉस कैपेसिटर C1, C2, C3 इन तीनों की जो वोल्टेज है वो वैल्यू बराबर है, और उसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाय 3। अब स्टूडेंट्स आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्वेश्चन तो पूछा चार्ज का है, हम वोल्टेज क्यों निकाल रहे हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स हमें चार्ज निकालने के लिए वोल्टेज की वैल्यू चाहिए। अब जिसकी वोल्टेज हमें यहाँ पे पता होगी उसी का चार्ज हम निकाल पाएंगे। हालांकि हमें ये भी पता है कि C1, C2, C3 तीनों के क्रॉस चार्ज सेम है, तो अगर मैं किसी एक का भी चार्ज निकाल लूँ यहाँ पे, अब क्योंकि मुझे पता लग गया है कि इसकी इन सब की इंडिविजुअल कैपेसिटी हमें पहले से पता थी 10 माइक्रो थी, इनटू वोल्टेज मुझे पता लगी तीनों के क्रॉस इंडिविजुअली कितनी है 500 डिवाइडेड बाय 3। तो 5000 डिवाइडेड बाय 3, और ये यूनिट कौन सी चल रही है, माइक्रो में चल रही, तो माइक्रो कूलम इतना चार्ज होगा पहले कैपेसिटर के अक्रॉस। और क्योंकि ये सारे सीरीज़ में हैं तो तीनों के अक्रॉस चार्ज जो आ जाएगा वो सेम आ जाएगा। तो यही वैल्यू जो होगी ये Q2 की होगी, यही वैल्यू जो होगी ये Q3 की भी होगी। अब अगर आ जाएं हम C4 की तरफ, तो C4 के केस में भी Q इक्वल टू CV ही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन उसकी जो कैपेसिटी है वो तो सेम ही है 10 माइक्रो है, लेकिन उसकी जो वोल्टेज है वो वोल्टेज यहाँ पे डिवाइड नहीं हुई है, वो सीधी ही उसके साथ कनेक्टेड है। तो जो चौथा है उसके अक्रॉस वोल्टेज हमें सिर्फ 500 लेनी है, तो हमारे पास जो आंसर आएगा दैट विल बी 5000 माइक्रोकूलम। ये चार्ज है जो फोर्थ कैपेसिटर के अक्रॉस होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आप इसकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट, ऑब्टेन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क एज फॉर स्टूडेंट्स। ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है और ये एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। स्टूडेंट्स दिखने में हमें ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे तीन ब्रांचेस हैं, एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है और एक ये ब्रांच है। ठीक है, दिखने में हमें लग रहा है कि पॉसिबली दे आर ऑल इन पैरेलल, लेकिन हम कैसे रिकॉग्नाइज़ करेंगे कि यहाँ पे कौन से पैरेलल में है कौन से सीरीज़ में है। देखिए यहाँ पे जो वोल्टेज कनेक्टेड है वो ये दो पॉइंट्स के अक्रॉस कनेक्टेड है, और बाकी का सर्किट जो है वो इस तरह से कनेक्टेड है। अब अगर मान लो कि मैं यहाँ पे चार्ज मान लो यहाँ से शुरू हुआ, तो यहाँ पे मुझे दो ब्रांचेस नज़र आ रही हैं, कुछ चार्ज इधर गया है, कुछ चार्ज इधर गया है। मान लो कि इधर गया चार्ज Q1, इधर गया चार्ज Q2। अब ये Q2 चार्ज जो है वही इस कैपेसिटर में फ़्लो किया, यही इसमें फ़्लो किया, तो क्लियरली ये दोनों कैपेसिटर तो मुझे दिख गए कि ये दोनों जो हैं वो सीरीज़ में हैं। उसके बाद ये Q1 चार्ज यहाँ से इसमें से फ़्लो करके आया और इस पॉइंट पे पहुँचा, और इधर में से ये Q2 चार्ज यहाँ पहुँचा, यानी कि ये दो पॉइंट्स जो हैं हमारे पास, ये दो पॉइंट्स के बीच में दो कैपेसिटर ये कनेक्टेड थे और एक कैपेसिटर ये कनेक्टेड था। तो ये दो पॉइंट्स के बीच में जो दोनों ब्रांचेस हैं वहाँ पे चार्ज डिवाइड हुआ है, फिर से कंबाइन हुआ है। तो इसका मतलब ये दो पॉइंट्स के बीच में जितनी भी ब्रांचेस हैं वो आपस में क्या हैं, पैरेलल, यानी कि ये वाला कैपेसिटर
और इन दोनों का मिला के जो सीरीज़ है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएँगे, पैरेलल में कंबाइंड हैं। अब आ जाओ नेक्स्ट, जो नीचे वाला कैपेसिटर है वो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग है यहाँ पे। अब स्टूडेंट्स यहाँ से Q1 प्लस Q2 चार्ज आया, वो सारे का सारा चार्ज आके इसमें से फ्लो किया है, क्योंकि यहाँ पे फर्दर कोई सब ब्रांचिंग नहीं है। तो कुछ चार्ज ये ऊपर वाली ब्रांच में से आया, कुछ यहाँ में से आया, और ये सारा कंबाइन होके इसमें से फ्लो किया। तो इसका मतलब क्या है, अब क्योंकि यहाँ पे डिवीजन नहीं हुई है, कंबाइन होके सारे का सारा चार्ज यहाँ पे फ्लो हुआ है, यानी कि ये जो ऊपर वाला सारा कॉम्बिनेशन था, ये सारा कॉम्बिनेशन, इसका सारा ही चार्ज आके नीचे वाली ब्रांच में से फ्लो हुआ। इसका मतलब ये नीचे वाला जो कैपेसिटर है, ये ऊपर वाले दोनों कैपेसिटर्स की जो आर्म्स हैं उनके साथ आपस में सीरीज़ में है। कहने का मतलब ये हो गया कि अगर मैं इस सर्किट को खोल दूँ, यहाँ पे ये जो नीचे वाली हैंगिंग आर्म है, इसको अगर मैं खोल दूँ बाहर को, मैं इसको इस तरह से शो कर दूँ। तो असल में मेरे पास सर्किट ये है, यहाँ पे ये आपका C4 है, ये C2 है, ये C3 है और ये वाला C1 है। तो ये एक कन्फ्यूज़िंग सा सर्किट है, जो दिखने में लगता है कि पॉसिबली ये तीनों ब्रांचेज़ जो हैं ये आपस में पैरेलल में हैं, जबकि असल में ये सारी पैरेलल में नहीं हैं। जो नीचे वाला कैपेसिटर है वो ये ऊपर वाली दोनों ब्रांचेज़ के टोटल कैपेसिटेंस जो है, उनकी टोटल जो वैल्यू है कैपेसिटी की, उसके साथ सीरीज़ में लगा हुआ है। तो इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये दोनों सीरीज़ में सॉल्व होंगे, फिर उनके साथ ये वाला कैपेसिटर जो है वो पैरेलल में सॉल्व होगा, और उसके बाद ये टोटल मिला के जो बनेगा वो C4 के साथ सीरीज़ में है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको कैपेसिटी की वैल्यू दी हुई है, बहुत आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 200 सीरीज़ में है, मिला के 100 रह जाएगा, क्योंकि 200 डिवाइडेड बाई 2 तो 100 हो जाएगा। 100 और 100 पैरेलल में है, फिर से 200 हो जाएगा, और उसके बाद ये 200, ये टोटल मिला के यहाँ तक 200 हो गया। 200 जो है वो फर्दर 100 के साथ सीरीज़ में है। फिर सीरीज़ में इसको सॉल्व करेंगे हम 100 इंटू 200 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 200 करके, वो आपके पास जो वैल्यू आएगी दैट विल बी द टोटल वैल्यू ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द सर्किट। अब वहाँ तक सॉल्व हो गया। अब उसके बाद फर्दर कॉम्प्लिकेशन है कि आपने इस सर्किट में हर कैपेसिटर के अक्रॉस जो चार्ज की वैल्यू है वो सॉल्व करनी है, और हमें पता है कि जब हमें इस तरह के कॉम्बिनेशन में सबके अक्रॉस चार्ज निकालना है, तो मुझे सबके अक्रॉस पहले वोल्टेज पता होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब हमने सिंप्लीफाई किया था, सर्किट जो है वो इस फॉर्म में है हमारे पास, ये सर्किट है, और इनके ये दो पॉइंट्स के अक्रॉस जो टोटल वोल्टेज है वो 300 है, 300 वोल्ट है। अब स्टूडेंट्स इसमें से एक हिस्सा इसके अक्रॉस जाएगा और बाकी का हिस्सा इन दोनों के अक्रॉस जाएगा। वो सॉल्व करने के लिए पहले ये जो सिंगल कैपेसिटर है हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और इसके अक्रॉस वोल्टेज हम निकाल सकते हैं। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी, अब स्टूडेंट्स जितना भी चार्ज सर्किट का एंटर हुआ वो सारे का सारा इस वाले कैपेसिटर में से फ्लो किया है, यानी कि जो सर्किट का टोटल चार्ज है वो इसका इंडिविजुअल चार्ज भी है। तो अगर मैं Q इज़ इक्वल टू CV इसके लिए यूज़ कर लूँ, और यहाँ पे मैं C पूरे सर्किट का यूज़ करूँ, V सारे सर्किट का यूज़ करूँ, तो जो टोटल चार्ज आएगा वो सारे का सारा चार्ज, क्योंकि जो Q1 प्लस Q2 था वो सारे का सारा इसमें से फ्लो किया था। तो अगर मैं सर्किट का टोटल चार्ज निकालूँ तो वो चार्ज को मैं एज इंडिविजुअल चार्ज ऑफ C4 यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि सर्किट का सारा ही चार्ज इसमें से फ्लो करता है। और सर्किट की टोटल कैपेसिटी जो थी वो हमने सॉल्व कर ली थी। पहले इन दोनों को हमने सीरीज़ में सॉल्व किया, फिर इसके साथ पैरेलल में, और उसके बाद ये दोनों ब्रांचेस का टोटल जो है वो इसके साथ सीरीज़ में सॉल्व किया। वो जो भी वैल्यू हमारे पास आ गई, वो जो इफ़ेक्टिव कैपेसिटेंस हमारे पास आएगी, अगर मैं उसको टोटल वोल्टेज के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो मेरे पास जो चार्ज आएगा वो सर्किट का टोटल चार्ज है, और उसको हम एज़ Q4 यूज़ कर सकते हैं। और जब हमने एक बार Q4 सॉल्व कर लिया, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर हम इसके अक्रॉस इंडिविजुअल वोल्टेज की वैल्यू निकाल पाएंगे। अगर मुझे Q4 पता लग जाता है तो फिर मेरे पास V4 पता लग जाएगा। हमें पता है Q इक्वल टू CV होता है, तो V जो होता है दैट विल बी इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय C। यहाँ पे Q हम टोटल यूज़ करेंगे, जो Q4 और Q टोटल वो सेम है, डिवाइडेड बाय C4। ये करके मेरे पास कुछ वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी। वो वोल्टेज जो है 300 में से, मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको बोल देती हूँ कि मान लो वो वैल्यू आ गई 100, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये दो पॉइंट्स के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 100 है। तो जो रिमेनिंग सर्किट है उसमें कितनी वोल्टेज होगी,
300 में से 100 इधर हो गया तो बाकी इधर कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। अब मुझे इस सर्किट के अक्रॉस वोल्टेज की वैल्यू पता लग गई। अब इस सर्किट की वोल्टेज अगर मुझे पता लग गई कि वो 200 है, ये मैं एक अपनी तरफ से विदाउट कैलकुलेशन वैल्यू बोल रही हूँ। अगर मान लो कि मुझे पता लगी कि वो वैल्यू जो है वो 200 है, तो फर्दर मैं क्या करूँगी, अब मुझे पता है कि ये दोनों पॉइंट्स जो हैं उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। यानी कि वो जो अगर 200 मुझे पता लग गया कि इसके अक्रॉस 200 वोल्ट है, तो इस अकेले के अक्रॉस भी 200 वोल्ट होगा और इन दोनों में इक्वली डिवाइड होगा, यानी कि 100 इसका, 100 इसका और इसका पूरे का 200। तो मुझे सबके अक्रॉस वोल्टेजेस पता लग गई हैं, तो सबके लिए इंडिविजुअली Q इक्वल टू सी वी हम लगाएंगे। फॉर्मूला वही यूज़ होना है बार बार, Q इक्वल टू सी वी ही बार बार यूज़ होगा। सिर्फ ख्याल क्या रखना है कि जिस कैपेसिटर के लिए आपको Q या V चाहिए, कैपेसिटी उसकी यूज़ करनी है, वोल्टेज उसकी यूज़ करनी है, तो ऑटोमेटिकली आपके पास आंसर्स आते जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके, नाउ कम टू दिस, फाइंड द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स एक्स एंड वाई। स्टूडेंट्स ये इनफाइनाइट लैडर का क्वेश्चन है। यहाँ पे एक इनफाइनाइट लैडर आपको दी हुई है, यहाँ पे इस तरह के इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कनेक्टेड हैं। एक्स और वाई पॉइंट के अक्रॉस पॉइंट्स के अक्रॉस आपने टोटल कैपेसिटी निकालनी है। देखिए यहाँ पे बार बार वही रिपीट हो रहा है, यहाँ पे हर जगह पे 1 1 1 एक जैसी चीज़ें रिपीट हो रही हैं। यहाँ पे 2 2 2 एंड सो ऑन इस तरह से रिपीट हो रही हैं। तो एक्स और वाई के अक्रॉस कैपेसिटेंस निकालने का मतलब क्या है कि एक्स और वाई के अक्रॉस आपने कोई सोर्स ऑफ वोल्टेज लगा रखा है। मान लो कि यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, और इसके क्रॉस आपने टोटल वोल्टेज निकालनी है। अब स्टूडेंट्स देखिए, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की एक ट्रिक होती है। ट्रिक क्या होती है कि आप यहाँ में से जो आप इसके पार्ट्स को रिकॉग्नाइज करो, इसके यूनिट्स को रिकॉग्नाइज करो कि कौन सी यूनिट है इसकी। यहाँ पे इस सर्किट में ये चीज़ जो है ये रिपीट हो रही है बार बार, ये इसकी सिंगल यूनिट है। जो ये 2 है और यहाँ पे ये 1 है, ये चीज़ आगे से आगे से आगे आगे रिपीट हो रही है, तो ये इसकी सिंगल यूनिट है। तो इनफाइनाइट लैडर के क्वेश्चंस में आपने क्या करना होता है, एक सिंगल यूनिट को अलग कर देना है और बाकी जो सारा लैडर है उसके कैपेसिटेंस को सर्किट में कंबाइन कर लेना। अब स्टूडेंट्स ये सारा बाकी का रिमेनिंग जो सर्किट है वो कहाँ पे कनेक्टेड है, उसका एक हिस्सा यहाँ पे 2 के साथ कनेक्टेड है और दूसरा हिस्सा यहाँ पे आके 1 के साथ कनेक्टेड है। तो उसका टोटल मान लो कि उसकी कुछ भी इफेक्टिव वैल्यू कैपेसिटेंस की बनेगी, मैं उसको CL बोल देती हूँ, जो इफेक्टिव वैल्यू है कैपेसिटेंस ऑफ द लैडर। उस कैपेसिटेंस की, उस कैपेसिटर का एक एंड मैंने 2 के साथ कनेक्ट कर दिया और दूसरा मैंने 1 के साथ कनेक्ट कर दिया, जैसे सर्किट में कनेक्टेड था। अब स्टूडेंट्स ऐसा करने से मुझे बेनिफिट क्या हुआ, अब हम कहेंगे कि अगर ये इनफाइनाइट लैडर में से एक यूनिट हम निकाल भी दें, उसका एक छोटा हिस्सा हम सेपरेट कर भी दें, तब भी सर्किट की टोटल कैपेसिटी पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो एक इनफाइनाइट लैडर है। यानी कि ये टोटल चीज़ मिला के, मान लो कि इसकी वैल्यू मैं कुछ भी सपोज कर लेती हूँ, से C सपोज कर लेती हूँ, तो ये टोटल कैपेसिटी जो है सर्किट की, अगर मैंने ये 2 कैपेसिटर उसमें से निकाल भी दिए तब भी C ही रहेगी। यानी कि ये तीनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है, इसकी कैपेसिटी भी C के ही बराबर होनी चाहिए। अब ये तीनों का कॉम्बिनेशन क्या है, यहाँ पे ये 2 है और ये C है, ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, और ये 2 और C जो हैं वो फर्दर 1 के साथ पैरेलल में कनेक्टेड हैं। और हम क्या कह रहे हैं कि जो इफ़ेक्टिव कॉम्बिनेशन है वो उतना ही रहेगा, चाहे मैं ये 2 हिस्से यहाँ से निकाल भी दूँ। तो अभी मेरे पास जो यहाँ पे ये 2 और C का सीरीज़ कॉम्बिनेशन है, ये मिला के कितना बन जाएगा, दैट विल बी 2 इंटू सी डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। हमें पता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। ये मेरे पास सीरीज़ कॉम्बिनेशन आ गया इन दोनों का। उसके बाद ये दोनों पैरेलल हैं 1 के साथ, तो मेरे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना आ गया, दैट विल बी 1 प्लस CS। और हमें क्या पता है कि ये सब का मिला के टोटल कैपेसिटी भी उतनी ही रहेगी जितनी की इनफाइनाइट लैडर की थी। यानी कि ये जो CP की वैल्यू होनी चाहिए, ये भी C के बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब 1 प्लस 2 इंटू सी ओवर 2 प्लस सी, ये मेरे पास सीरीज कॉम्बिनेशन था, दैट शुड बी इक्वल टू C। अब सिर्फ मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करके जो भी C की वैल्यू आ जाए मेरे पास, दैट विल बी द इफेक्टिव कैपेसिटेंस ऑफ द इनफाइनाइट लैडर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो दिस इज़ इट। स्टूडेंट्स ये लेक्चर आपको 2-3 बार ध्यान से ज़रा वॉच करना पड़ेगा, और इसकी असाइनमेंट में भी ऑलमोस्ट इसके जैसे ही क्वेश्चंस हैं, 1-2 क्वेश्चंस और सेपरेट होंगे, तो आप लोग उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए।
तो फिर यू विल बेटर अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व द कॉम्बिनेशंस। एक क्वेश्चन और है यहाँ पे मीडियम चेंज का, वो भी मैं बता ही दूँ। स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे क्या है कि ये 2 प्लेट्स थी कैपेसिटर की और इनके बीच में टोटल कैपेसिटेंस C था। अब क्या किया उन्होंने, इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक हिस्सा ये है, इस रीजन में उन्होंने डाल दिया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 मीडियम, यहाँ पे डाल दिया K2 और यहाँ पे डाल दिया है K3। तो अभी आपने इसको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे रिकॉग्नाइज़ करने वाली जो चीज़ है वो क्या है कि आपको ये पता लगना चाहिए यहाँ पे कि ये जो इतना हिस्सा है ये एक कैपेसिटर बन गया है, ये जो है ये दूसरा कैपेसिटर है और ये जो नीचे है ये तीसरा कैपेसिटर है। अब क्या है, जो ये पहला कैपेसिटर है इसका प्लेट एरिया A है और डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स जो है वो D/2 है और इसकी जो मीडियम है दैट इज़ K1। तो इसकी कैपेसिटी आप निकाल लोगे, C ऑफ द फर्स्ट दैट विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू K इंटू A/D। अब यहाँ पे A तो उतना ही है जितना टोटल एरिया था, लेकिन डिस्टेंस कितना हो गया है D/2। तो ये आपके पास इतने हिस्से का कैपेसिटेंस आ जाएगा। ऐसे ही आप इस हिस्से का निकाल लोगे, ऐसे ही इस हिस्से का निकाल लोगे। अब दिखने में आपको क्या नज़र आ रहा है कि जैसे ये वाला जो कैपेसिटर है, जो ये वाला पोर्शन है, ये जो ऊपर वाला छोटा कैपेसिटर है, इसकी प्लेट जैसे ये नीचे वाले की प्लेट्स के साथ सीधी कनेक्टेड हैं। तो यहाँ पे ये 2 कैपेसिटर्स जो बनेंगे, इनकी मान लो कैपेसिटी बनी C2 एंड C3 और इस वाले की बनी मान लो C1। तो C2 और C3 वो आपको क्या नज़र आ रहे हैं, दे आर इन पैरेलल और उनका मिला के जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है वो किसके साथ कनेक्टेड है, C1 के साथ कनेक्टेड है। तो दिस कॉम्बिनेशन इज समथिंग लाइक दिस। आपको इंडिविजुअली इन सब की कैपेसिटेंस निकालनी पड़ेगी पहले, C1, C2, C3 और उसके बाद इनको C2, C3 को आपने पैरेलल में सॉल्व करना है और C1 के साथ सीरीज़ में सॉल्व करके जो आपके पास टोटल आंसर इसका आ जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। आप इसके क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, अगर कोई डिफ़िकल्टी होगी देन आई विल एक्सप्लेन इट वंस अगेन।